हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे क्रिटिकल वेलोसिटी पर। चलिए तो समझते हैं बच्चों कि स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या हुआ करते हैं। यहाँ पर आपके सामने बुक में क्वेश्चन भी बना हुआ है, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। थ्योरी नोट्स से कवर करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या हुआ करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑल्सो नोन एज लेमिनर फ्लो। बेटा इसका नाम है लेमिनर फ्लो। इट अकर्स व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज स्मूथली इन अ पैरेलल लेयर विद मिनिमल मिक्सिंग बिटवीन देम। मतलब ये समझ लीजिए कि जो फ्लूइड की लाइंस होती हैं, फ्लूइड लाइंस, एक फ्लूइड लाइन दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगी, बिल्कुल पैरेलल चलेंगी, उनमें मिक्सिंग नहीं होगी। क्लियर? हाँ। characteristics its characteristics by is the orderly motion where fluid particle follow predictable path called streamlines। ठीक है बच्चों, मतलब कि फ्लूइड के जो पार्टिकल होते हैं वो ऑलरेडी जो पाथ उनके लिए प्री डिसाइड कर दिया गया है, उनको ही वो फ्लो करते हैं, फॉलो करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है या सेट हो गया है। आपको एकदम लगेगा कि लिक्विड सेट हो गया है। आइए एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो का। ये देखिए, देखिए यहाँ पर जो फ्लो है आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो दिख रहा है। दिख रहा है बच्चों? अब ये फ्लो हो तो रहा है, मगर आपको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सेट हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज रुकी हुई है। ये देखिए, ये कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई प्लास्टिक का पार्टिकल सेट हो गया है। तो बेटा इस टाइप के फ्लो को आप क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर है? देखिए जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल स्टिल है ना? चलिए, ये बहुत अच्छा दिखाई दिया। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई स्टिल बॉडी है ये। क्लियर बेटा? चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। अब देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद बात आती है एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। व्हेन यू पुट हनी और सिरप, इट फ्लोज इन स्मूथ predictable manner, water flowing through a narrow pipe with a slow and steady flow also exhibit streamline flow। तो बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एक्चुअली आपको फ्लो की वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ती है, और उसके लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एक दूसरी क्वांटिटी भी डिफाइंड होती है, रेनल्ड नंबर, वो हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। तो इतनी थ्योरी काफ़ी है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। क्लियर है बेटा? चलिए, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में मेनली आपने देखा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करते हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, द व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल फॉलो प्रेडिक्टेबल पाथ्स कॉल्ड स्ट्रीमलाइंस। पाथ किसको इसके पार्टिकल होंगे किसको फॉलो करेंगे? स्ट्रीमलाइंस को। नेक्स्ट इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंस आपने सुना होगा, प्लेन में आपने देखा होगा टर्बुलेंस जो होता है, तो हिलता है इस तरीके से, इरेगुलर टाइप का मोशन करता है प्लेन। तो ऐसे ही यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो इज ए chaotic एंड irregular मोशन ऑफ अ फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड जो है इरेगुलर मोशन करता है, या बिना स्ट्रीमलाइन को फॉलो किए हुए एक से दूसरे में घुसाया, इस तरीके के फ्लो को क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द मिक्सिंग एंड स्विरलिंग ऑफ फूड पार्टिकल। एक दूसरे में फ्लूइड पार्टिकल जो होंगे मिल जाएंगे, यहाँ का पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। Characteristics. It is characterized by eddies, swirls, and rapid change in velocity and pressure throughout the liquid. Example: when you stir a cup of coffee vigorously, the motion of coffee becomes turbulent। आपने देखा होगा एक इस तरीके का
छल्ला बन जाता है अगर आप बहुत बहुत तेज से घुमा देते हैं कॉफी को। वाटर फ्लोइंग रैपिडली ओवर रॉक्स इन अ रिवर ऑन द एयर is and turbulent wind gust is also example of turbulent flow। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे देखिए, आपने यदि कोई बहुत ऊपर से पहाड़ी से गिरता हुआ अगर आपने पानी देखा है, तो पहाड़ी से जो पानी गिरता है वो कोई स्ट्रीम लाइन में फ्लो नहीं होता है एक धार के रूप में, है ना? एक दूसरे के ऊपर एक इरेगुलर फॉर्म में फ्लो होता है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। बेटा क्लियर है? चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, जिसका नाम है बर्नौली थ्योरम। तो स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी पे। पहले मैं आपको क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद में हम जाएंगे आगे। ओके, देखिए बच्चों, ये है टॉपिक हमारा, व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ लिक्विड। किसी लिक्विड में आप क्रिटिकल वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? ऑन व्हाट फैक्टर डस क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड? critical velocity of a liquid is that limiting value of its velocity of flow up to which flow is streamlined and above which flow becomes turbulent। देखिए बेटा, आपने नल की टैप ऑन करी, बोलिए सोनू, और टैप से बेटा पाइप लगा हुआ है। इस पाइप से बेटा एक लिमिट है, एक इस पाइप से निकलने वाले पानी की एक लिमिट है स्पीड की। जब तक ये पानी जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा, एक लिमिट वेलोसिटी है, तब तक ये पानी स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। क्लियर बेटा? उस वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू को आप बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, जब तक ये स्ट्रीमलाइन रहता है, तो वो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? क्रिटिकल वेलोसिटी। The critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube is given by। बेटा देखिए, critical velocity की फॉर्मूला Vc इक्वल टू k ईटा बाई रो डी। k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम नीटा कहते हैं। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड d इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। बस क्रिटिकल वेलोसिटी में आपको इतना ही पढ़ना है। वो वेलोसिटी, वेलोसिटी की पर लिमिट को, ठीक ना, जब तक कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है, ठीक ना। वेलोसिटी की अपर लिमिट, जब तक लिक्विड का फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है। उस वेलोसिटी की अपर लिमिट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी फ्लूइड की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड तक वो स्ट्रीमलाइन है, लास्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, कि 15 मीटर पर सेकेंड तक ये स्ट्रीमलाइन रहेगा। इसके ऊपर अगर आप गए तो आपका क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बन जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर? हियर k is the dimensionless constant। Thus the critical velocity of a liquid depends on first coefficient of viscosity neta, density and diameter of the tube। Done। सो इसको अच्छे से नोट कर लें। क्रिटिकल वेलोसिटी में हमको केवल इतना ही पढ़ना है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, एंड श्योर फॉर एग्जाम, बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बिल्कुल आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का दिया ही रहेगा, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई दो चीजें हैं, तो बेटा ये वो चीजें हैं। एक तो बर्नौली थ्योरम इन सिंपल एप्लीकेशन, इसका एक ये है, और दूसरा बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें सबसे ज्यादा आई हैं। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ने जाना है बर्नौलीज थ्योरम। देखिए, बर्नौलीज थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। देखिए, बर्नौलीज थ्योरम में एक्चुअली कहा क्या गया है, आप समझें इसको।
देखिए बेटा, ये आपके पास में कोई ट्यूब है, ये ट्यूब बना दिया मैंने। ये कोई आपके पास में ट्यूब है इस तरीके से। ये देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन अलग है और इसका क्रॉस सेक्शन अलग है। क्लियर है बेटा? तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि लिक्विड को आपको आगे ट्रेवल करना है, तो यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है, एंड नेचुरली P1 इज ग्रेटर देन P2। क्लियर? चलिए, अब आप यहाँ पे, यदि इस ट्यूब की हाइट h1 है और इस पॉइंट पर इस ट्यूब की हाइट ग्राउंड से h2 है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है फ्लूइड की, और निकलते समय वेलोसिटी कितनी है? v2 है। तो बेटा, क्या कहा जाता है इस थ्योरम में? इस थ्योरम में ये कहा जाता है बच्चों कि तीन प्रकार की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती हैं। ओके, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये बेटा हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। इनमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एनर्जी इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर ये एनर्जी 60 थी टोटल, मतलब 60 टोटल थी, मतलब मान लो ये 30 है, ये 20 है, और ये क्या है? 10 है। ऐसा है। तो बेटा, यहाँ पे भी ये 60 रहेगी टोटल एनर्जी, यहाँ पे भी टोटल 60 रहेगी, यहाँ पर भी टोटल 60 रहेगी, और एंड में भी टोटल 60 रहेगी। बस आपस में कुछ कम बढ़ हो जाएंगे। मान लो ये पॉइंट ए पर है, दिस इज पॉइंट ए, और यदि मैं पॉइंट बी की बात करूं, तो बी में क्या सीन आपको देखने को मिलेगा? हो सकता है प्रेशर एनर्जी कम हो गई, 10 पे आ गई, पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ गई, 40 पे आ गई, और काइनेटिक एनर्जी 10 पे है। ओके, या इसको 30 कर लो, तो इसको 20 कर लो, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 और 30 20, देखिए टोटल एनर्जी पहले भी कितनी थी? 60, और बाद में भी कितनी है? 60। सो ये क्या है? ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है। मतलब ये जो बर्नौली थ्योरम है, ये किसको फॉलो करती है? एनर्जी कंजर्वेशन को। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो बर्नौलीज थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करती है। और क्या कहा कि प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? अब देखिए, फ्लूइड में जो पूरी एनर्जी होती है, वो उसके पूरे वॉल्यूम में स्टोर होती है। फ्लूइड में जो पूरी एनर्जी स्टोर होती है, वो कहाँ पे स्टोर होती है? इसके पूरे वॉल्यूम में। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा फॉर्मूला। प्रेशर एनर्जी पीवी का क्या बनेगा? सॉरी, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी। आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में, पी डेल्टा वी, याद है? वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। क्लियर? तो ये बेटा प्रेशर एनर्जी कितनी होती है इसकी? पीवी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? mgh। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। वी इज फॉर वेलोसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो ये चीज हमेशा क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। अभी अभी मैंने बताया कि पूरी एनर्जी जो है, ये क्या होती है? इस लिक्विड के वॉल्यूम में स्टोर होती है। मतलब ये जो एनर्जी है, ये वी वॉल्यूम की है। सब की सब जो एनर्जी है, ये कितने वॉल्यूम की है? वी वॉल्यूम की है। तो यदि मुझे पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी निकालना पड़े, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर जगह वी का डिवाइड निकालना पड़ेगा। सो पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं इस एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहूँ, सो ये क्या बनेगा? पी वी बाई वी प्लस एम जी एच बाई वी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बाई वी इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब देखिए, तो यहाँ से v से भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। सो ये हो गया p प्लस डेंसिटी को बोलते हैं रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, बिकॉज अगेन मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। क्लियर?
याद रखिएगा v यहाँ पे कैपिटल वॉल्यूम है और स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी है। ओके, कैपिटल V इज द वॉल्यूम एंड स्मॉल v इज द वेलोसिटी। तो p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर, ये हो गया आंसर। डन। सो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट बर्नौलीज थ्योरम। चलिए आइए देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या कह रहा है। तो अभी आपने देखा जो मैंने आपको एनर्जी निकाली पर यूनिट वॉल्यूम, वो यही थी, याद हो यदि आपको, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, क्या यही थी बेटा? एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, आप मैच करना चाहें देख लीजिए, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। डन। तो बच्चों आपने देखा ये है बर्नौली थ्योरम। अब हम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पूरा इसको कवर करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू आइडियल फ्लूइड्स इन स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन मोशन। तो याद रखिएगा ये किस चीज पे अप्लाई होती है, ये जो हमारी बर्नौलीज थ्योरम है किस टाइप के फ्लूइड पर अप्लाई होगी? आइडियल फ्लूइड, पहली चीज। एंड किस टाइप का मोशन? स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए ये अप्लाई होगी। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए ये अप्लाई होगी। और कैसा फ्लूइड होगा बेटा? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? आइडियल फ्लूइड का मतलब ये होता है इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल, ऐसा फ्लूइड नहीं कि जिसमें एक बूंद दूसरे के अंदर ही घुस जाए। मतलब यदि यहां से आपने कुछ अमाउंट ऑफ ड्रॉप लेके चले थे तो अंदर से बिना दबे हुए वो बाहर निकले। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों स्ट्रीमलाइन मोशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आइडियल लिक्विड, जिसको आप इनकम्प्रेसिबल भी लिख सकते हैं। कंप्रेसिबल लिक्विड पर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगी एंड फ्लूइड्स आर मोस्टली इनकम्प्रेसिबल। क्लियर? मतलब कंप्रेसिबल क्या होती हैं? गैसेस। तो ये जो लॉ है ये गैस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल चीजों पे अप्लाई होता है और गैस कंप्रेसिबल होती हैं, तो गैस पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? दैट्स व्हाई हियर इट इज टेकन आइडियल लिक्विड्स इन प्लेस ऑफ फ्लूइड्स। यहां पे क्या लिया गया है? आइडियल लिक्विड्स, केवल लिक्विड की बात की गई है। डन। चलिए बच्चों अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी, मींस बेटा तीन टाइप की एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों चीजें हैं। आप पर यूनिट मास कर दें या पर यूनिट वॉल्यूम कह दें, रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू द फ्लो। चाहे आप इस क्रॉस सेक्शन पे निकालें चाहे इस क्रॉस सेक्शन पे निकालें। So the sum of three type of energy, pressure energy, potential energy, kinetic energy, चाहो तो आप पर यूनिट मास कह लो, चाहे आप पर यूनिट वॉल्यूम कह लो। बोलो क्लियर? दोनों ही केस में कांस्टेंट होगी। अभी मैंने जो फॉर्मूला बनाया है बेटा ये पर यूनिट वॉल्यूम का है। किसका है ये? पर यूनिट वॉल्यूम का। ठीक है, हाँ। अगर आप कहेंगे सर पर यूनिट मास का फॉर्मूला बना दीजिए, तो आइए वो भी देख लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जो एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी पीवी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पर यूनिट मास के लिए आप क्या करेंगे? मास का डिवाइड कर देंगे। सो पीवी अपॉन एम, mgh बाई m एंड प्लस हाफ mv स्क्वायर बाई m, दिस शुड बी कांस्टेंट। m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। बच्चों देखो यहाँ पे आप p डिवाइडेड बाई, ऊपर v है, क्या मैं v को नीचे ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ, प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर। सो बेटा क्या बन गया? मास अपॉन वेलोसिटी क्या बोलते हैं?
डेंसिटी, तो P अपॉन रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी एक स्टेटमेंट बनेगा बर्नौलीज थ्योरम का, बट याद रखिएगा ये क्या है, ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है। ओके, हाँ, ऊपर क्या था, ऊपर था पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है, पर यूनिट मास। यस, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में ये स्टेटमेंट आप लिखे जा सकते हैं, चाहे आप पर यूनिट मास में लिखें, चाहे आप पर यूनिट वॉल्यूम में लिखें, दोनों ही केसेस में ये स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। चलिए देखिए, जिन दोनों तरीकों की बात करी मैंने आपसे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्या चीज है, ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है। क्लियर बेटा? और अभी आपने यदि डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, P अपॉन रो, ये देखिए ये जो हमने एनर्जी पर यूनिट मास के लिए जो रिलेशन डेवलप किया है वो ये वाला है, ठीक है ना, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये एनर्जी पर यूनिट मास है। हम्म, हमने एनर्जी पर यूनिट मास आपको निकाल के ये दिखाया है, ये एनर्जी पर यूनिट मास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमने देखी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आइए देखते हैं, तो इसका प्रूफ हम करेंगे, किस तरीके से इसका प्रूफ करेंगे। देखिए देखिए एक चीज यहाँ पे आप और समझें कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका चेंज कितना होगा, जीरो, यानी डेल्टा पी प्लस डेल्टा रो वी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। बताइए बच्चों, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज कितना होगा, जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यदि मैं इसको तोड़ करके लिखूं तो ये बनेगा डेल्टा पी प्लस डेल्टा हाफ रो वी स्क्वायर प्लस डेल्टा रो जी एच इक्वल टू कितना, जीरो। अब ध्यान से देखिए ये चीज है क्या, डेल्टा पी, डेल्टा पी है चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बताइए है कि नहीं है, चेंज इन प्रेशर एनर्जी। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं है? और ये क्या है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना होगा, जीरो होगा। डन। आइए बच्चों इसको प्रूफ देखते हैं हम। ये हमारे पास में एक ट्यूब है जिसमें इनिशियल प्रेशर, स्टार्टिंग प्रेशर P1 है और इसका एरिया A1 है, और ये हमारे पास में ट्यूब का दूसरा सिरा है जिसमें प्रेशर P2 है और एरिया A2 है। यहाँ पर प्रेशर P2 है और एरिया कितना है, A2 है। क्लियर कि नॉट क्लियर? वेलोसिटी वाटर के इनलेट यानी अंदर आने की है V1 और बाहर जाने की कितनी है बेटा, V2। क्लियर? और यहाँ पर जो इस पॉइंट की हाइट है H1 है और यहाँ वाले पॉइंट की हाइट जो है H2 है। डन। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप जो प्रेशर अप्लाई करोगे उसकी एनर्जी बनेगी, दैट इज PV1, P1V1, और यहाँ पर प्रेशर कितना निकल रहा है, P2, और वॉल्यूम कितना है मान लो V2 इस एरिया का, तो यहाँ की प्रेशर एनर्जी कितनी बनेगी, P2V2। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? याद रखिएगा हम वॉल्यूम हमेशा कैपिटल ले रहे हैं और वेलोसिटी हमेशा स्मॉल में ले रहे हैं, तो ये वेलोसिटी है, V जो है वेलोसिटी है। क्लियर? चलिए तो देखिए, consider a streamline along which
a fluid element is moving, let point 1 and point 2 be 2 points along the streamline. The fluid element has a volume dV, a mass dm equal to rho dV, where rho is the density of the fluid. ठीक है. According to work energy principle, the work done in the fluid element as it move from point 1 to point 2 is equal to change in its mechanical energy. Work done by the fluid equal to Wp is equals to P1 minus P2 into dV. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, सरल शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये कहा गया है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. चेंज इन एनर्जी. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो फ्लूइड पर काम हुआ है, वर्क हुआ है, WP ले लिया गया है जिसे. ओके, WP इज इक्वल्स टू, यदि इनिशियल प्रेशर जो है वो है, सॉरी, इनिशियल प्रेशर P1 है और फाइनल प्रेशर जो है P2 है. क्या कह रहा है? द वर्क डन इन द फ्लूइड एलिमेंट एज इट मूव फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2. अगर ये फ्लूइड जो है, एक कोई फ्लूइड एलिमेंट है, अगर वो पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 2 में मूव करता है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए फ्लूइड एलिमेंट छोटा सा है, उसका वॉल्यूम कितना है? dV. तो चेंज इन एनर्जी, तो पहले सेगमेंट में जब एंटर करेगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? P1 इंटू डी वी, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV, एनर्जी का, वर्क डन का लिक्विड पर. एंड जब बाहर निकलेगा बेटा तो वहां पर प्रेशर P2 है, तो क्या हो जाएगा? P2 dV. सो दिस विल बी P1 माइनस P2 इंटू dV. ओके, वेयर, तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया है, अपने पास वर्क डन आ गया, मतलब इतना वर्क डन हुआ है. यस. अब इस वर्क डन को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया गया है? ये जो वर्क डन है, जिसको प्रेशर एनर्जी ने पानी को अंदर किया है और बाहर आया है, ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने और पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने के लिए यूज हुआ है. यस. So where P1 and P2 are the pressure at point 1 and point 2 respectively. Now change in kinetic energy of the fluid. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड की बात करते हैं हम. तो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा? हाफ m, देखिए बेटा क्या हो जाएगा ये, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा. ठीक है ना? हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया. अब देखो बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो यहाँ पे जो हम वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? dV की. तो यहाँ से मास इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? रो dV. तो ये देखिए बेटा, हाफ मास की जगह हमने क्या रखा? रो dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. यस, ये बन गई हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है वेयर V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज एट फ्लूइड, वेलोसिटीज एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड. तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? mgh2 माइनस mgh1. ये आप जानते होंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज है. सो मास कॉमन ले ले, जी कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? H2 माइनस H1. एंड अभी आपको बताया है कि मास की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे देखिए, रो dV. रो dV, तो रो dV जी H2 माइनस H1. तो ये देखिए रो जी dV H2 माइनस H1. यस.
तो अब देखिए, where h1 and h2 are the height of the point 1 and point 2 above the reference level, g is the acceleration due to gravity, सबको पता है। अब अभी मैंने बताया कि जो पोटेंशियल सॉरी प्रेशर एनर्जी का जो चेंज है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है, कुछ काइनेटिक एनर्जी देने में और कुछ पोटेंशियल एनर्जी देने में। सो P1 माइनस P2 इंटू डी वी इज इक्वल्स टू, देखिए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना निकला है, हाफ रो डी वी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर एंड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच टू माइनस एच वन डी वी। अब यहाँ से डी वी, यहाँ से डी वी और यहाँ से डी वी क्या हो गया, कैंसिल। नाउ पी वन माइनस पी टू इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस एच वन। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा आपका जो है यहाँ पे ये डेरिवेशन बन गया। अब आप वन वन के टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, जितने भी वन की पार्टी हैं और जितने टू के हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, और उनको देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच वन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि P यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो जी एच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक कठिन डेरिवेशन भी है, बट बेटा ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, श्योर फॉर एग्जाम एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों की एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल की। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, वेंचुरी मीटर, एटोमाइजाइज एटोमाइजर एटोमिजर एंड स्प्रेयर और स्प्रेयर, लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग एंड कर पाथ ऑफ स्पिनिंग बॉल। ठीक है ना, तो ये इस जगह इसका इस्तेमाल हुआ करता है। अगर आपके पास में प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, घट जाएगी, बिल्कुल सही। अगर प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक ना, यदि मान लीजिए आप सेम लेवल की बात कर रहे हैं तो सेम लेवल में पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बन जाएगी, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यदि नहीं, बस रो चाहिए छट जाएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है, तो हट जाएगा दोनों तरफ से क्योंकि दोनों तरफ की हाइट सेम है। ठीक है ना, तो दोनों तरफ से कैंसिल होकर के वो टर्म हट जाएगा। सो कितना बचेगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इट शुड बी कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। क्लियर हो गया? यस। तो प्रेशर एनर्जी जहां बढ़ेगी वहां काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। हम्म, ठीक है, चलिए तो इसका इस्तेमाल वेंचुरी मीटर, एटोमाइजर और लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग एंड कर्व पाथ ऑफ स्पिंग बॉल में किया जाता है। आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है। मैं आपको एरोप्लेन की वर्किंग बता रहा हूँ कि एरोप्लेन किस तरीके से लिफ्ट होता है। ये देखिए बेटा, ये एरोप्लेन का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको एरोफॉइल या एरोडायनेमिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। एरोप्लेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? देखिए जब एयरप्लेन के सामने से टकराती हैं हवा, हवा जो टकराती है बेटा कुछ इस तरीके से हवा टकराती है। ठीक है, तो एयरप्लेन की बनावट जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ऊपर हवा जो है बेटा, ऊपर हवा तेजी से जाए, ऊपर हवा किससे जाए बेटा, तेजी से, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी ऊपर। बोलो क्लियर? तो बर्नौलीज थ्योरम ने इससे आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सॉरी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। अब सेम लेवल पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी की बात मत करिए, केवल दो लोग का खेल है, प्रेशर एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। तो एरोप्लेन में
ऊपर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो प्रेशर क्या होता है बेटा, कम होता है। और नीचे की तरफ बेटा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर उबड़ खाबड़ टाइप का होता है, तो नीचे की तरफ बेटा प्रेशर एनर्जी कम होती है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, नीचे की तरफ बेटा काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। तो अगर किसी चीज में नीचे हाई प्रेशर है और ऊपर लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है और ऊपर क्या है, लो प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली चीज कहाँ उठेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि चीजें कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यही कारण है कि प्लेन जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगता है। समझ में आ गया? हम्म। इसीलिए प्लेन को आसमान में ऊपर चढ़ाने के लिए उसको रनवे में बहुत जोर से दौड़ाया जाता है, जिससे कि ये स्पीड का डिफरेंस क्रिएट हो। ऊपर की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और नीचे की काइनेटिक एनर्जी कम। तो ऊपर कम प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। हाँ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चीज अपने आप बढ़ने लगती है। क्लियर? सेम सिचुएशन बेटा यहाँ पे होता है, जब आपने देखा होगा बंगाल वगैरह में लोग छप्पर बना के रखते हैं और वहां बेटा साइक्लोन आता है, तो छप्पर उड़ जाती है, पूरी की पूरी छत जो होती है वो उड़ जाती है। तो उसका रीजन क्या है, जब बेटा बहुत जोर का तूफान आता है, तो ऊपर जो होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब प्रेशर कम। बट घर के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि हवा जो है वो घर के ऊपर है, घर के अंदर कोई हवा नहीं है, तो घर के अंदर बेटा स्पीड कम है, घर के अंदर स्पीड कम है, तो प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो क्या सीन बनेगा, अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर प्रेशर कम, है ना? तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो क्या होगा, चीजें चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी जो छत होती है बेटा, ये छोड़ करके उड़ जाती है। समझ गए ना? तो इसमें जो रूफ होती है वो चली जाती है उड़ करके। ठीक है? देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रूफ टॉप देखिए, कहाँ का, किसी बिल्डिंग का है। तूफान आया होगा तो ये पूरी की पूरी छत जो है बेटा उड़ करके रोड पे आ गई है। ये घर नहीं टूटा है, ये छत उड़ करके आ गई है। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए, लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। फर्स्ट, द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। फ्लूइड जो है नॉन विस्कस होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ओके। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, पहले आपको बता दिया गया है। द फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइंड नॉट टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, द फ्लूइड इज इरोटेशनल, मतलब कि रोटेशनल फ्लूइड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे में रोल मार रहा हो इस टाइप से कुछ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बर्नौलीज थ्योरम। अब इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम के यूजेस हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन है। तो इसके डिफरेंट यूज, वेंचुरी मोटर, एटोमाइजर या स्प्रेयर, लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग, एंड कर्व पाथ ऑफ एन स्पिनिंग बॉल। देखिए, जो बॉल स्पिन होती है या जो बॉल स्विंग होती है, उसका भी यही साइंस है। खिलाड़ी क्या करते हैं बेटा, एक तरफ की सरफेस को रफ कर देते हैं, खुरदुरा, जब आप देखे होंगे, और एक तरफ की सरफेस को चिकना कर देते हैं। एक तरफ की सरफेस को क्या कर देते हैं, बिल्कुल स्मूथ यानी कि चिकना कर देते हैं। तो बेटा भी जब भी बेटा क्या होता है, ये स्मूथ होता है। तो जब आप हवा में गेंद फेंकते हैं बेटा, तो यहाँ स्मूथ है, तो यहाँ पे गेंद में हवा तेजी से ट्रेवल होती है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाई। मतलब यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपने चिकना हिस्सा अंदर की तरफ रखा है तो, बट यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उल्टा बोल गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर इधर पे ज्यादा हो चुका है गेंद का, और यहाँ पे
कम हो चुका है, तो गेंद कहाँ की तरफ घुसेगी बेटा? अंदर की तरफ। मतलब स्टंप ये रखे हुए हैं और ये खिलाड़ी यहाँ से आ रहा है गेंद फेंकते हुए। अगर वो स्विंग कराएगा बेटा गेंद को, तो बहुत, अगर गेंद के इस तरीके से पकड़ करके रफ पार्ट आउटर और शाइनिंग पार्ट इनर रख करके अगर वो गेंद को फेंकेगा, तो सीधा भी अगर गेंद को फेंकेगा बेटा इस तरीके से, तो गेंद सीधे नहीं जाएगी, गेंद जो है इस तरीके से जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इसको बोलते हैं बेटा स्विंग बॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? स्विंग बॉल। तो ये होता है बेटा स्विंग बॉल। क्लियर? देखिए बेटा, एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखिए ये क्या कहता है बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कहना है कि, तो देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये बात कही जा रही है कि अगर आपके पास कंसिडर अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग स्ट्रेटली बिटवीन द सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ पाइप। देखिए इसका सेक्शन ए है और ये सेक्शन इसका बी है। ओके, सेक्शन ए में इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है? v2 है। तो अगर अलग अलग क्रॉस सेक्शन से ये जा रहा है इसके अंदर का लिक्विड, a1 बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए, v1 इज द फ्लूइड वेलोसिटी एट ए, यहाँ पे v1 फ्लूइड वेलोसिटी है और ρ1 इसकी डेंसिटी है। किस पर? सेक्शन ए पर। और सेक्शन बी पर जो वैल्यूज हैं वो है a2, v2 और ρ2। दूसरे सेक्शन पे जो वैल्यूज हैं वो क्या है? इसकी वेलोसिटी है v2, एरिया है a2 और डेंसिटी है ρ2। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी डेंसिटी जो होगी दोनों इक्वल रहेंगी, मतलब ρ1 इक्वल टू ρ2। ये आगे जा करके ρ1 ρ2 इक्वल करके कैंसिल कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ से ρ1 ρ2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्योंकि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ले रहे हैं तो ρ1 ρ2 कैंसिल होंगे, अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो फिर ρ1 ρ2 कैंसिल नहीं होंगे। क्लियर? बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ। तो देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, इस रिलेशन में ये होता है कि जो मास फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड होता है वो सेम होता है। मतलब जितना मास एक सेकेंड में अंदर जाएगा उतना ही मास एक सेकेंड में बाहर जाएगा, ये कहा जाता है। तो मास पर यूनिट सेकेंड विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना? तो किसकी बात हो रही है? मास पर यूनिट सेकेंड, मतलब m अपॉन टी। अब m अपॉन टी हम कैसे लिख सकते हैं, आप ये समझिए। m अपॉन टी यानी मतलब मास पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखिए आप जानते हैं मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टी। क्लियर है कि नहीं है? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। जानते हैं कि नहीं जानते? लेंथ इनटू एरिया को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अपॉन टी। बेटा लेंथ अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो रो इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा? वी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि हमारे पास दो सेगमेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे? यदि पहला सेगमेंट हमारे पास में है तो हम कहेंगे ρ1 a1 v1 फर्स्ट के लिए, और सेकंड सेगमेंट के लिए क्या है? ρ2 a2 v2। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों ही सेगमेंट में मास पर यूनिट वेलोसिटी सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ρ1 a1 v1 इक्वल्स टू ρ2 a2 v2। तो ये कंडीशन बन गई हमारी, ये स्टेटमेंट बन गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये देखिए, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लिखा जा सकता है इनटू डेंसिटी। सो m1 इक्वल टू, तो क्या कह रहा है? मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन ए इन
टाइम डेल्टा टी या इन टाइम टी। तो डेल्टा टी में फ्लो होने वाला टाइम कितना है? A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो वन। और उसी टाइम में बाहर निकलने वाला कितना फ्लूइड है? A2 V2 डेल्टा टी रो टू। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जितना मास अंदर जाएगा उतना मास बाहर आएगा। तो ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। और अगर लिक्विड कंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल है, तो रो वन और रो टू इक्वल होंगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। क्लियर कि नॉट क्लियर? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। नहीं, V1 कैंसिल क्यों होगा? क्योंकि दोनों की जगह स्पीड अलग अलग है ना भाई। स्पीड नहीं, P1 P2 नहीं काटा है, रो वन रो टू काटा है। इसके लिए क्या है? अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल मतलब कि डेंसिटी थ्रू आउट सेम है, बदली नहीं है, लिक्विड मर्ज नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इससे क्या समझ में आ रहा है? A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और अगर एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर आपने कभी सटक से पानी पाइप से वो करी है, वाटरिंग करी है, या कभी किचन के नल से खिलवाड़ किया है, तो आपने यदि देखा हो कि अगर आप इसका एरिया कम कर देते हैं तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है, पानी तेजी से निकलता है। और एरिया जब बड़ा होता है तो पानी स्लोली निकलता है। मतलब एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? So this is the equation of continuity. It states that during the streamline flow of the non-viscous and incompressible fluid through a pipe of varying cross-section, the product of area of cross-section and the normal fluid velocity AV remains constant. किसका किसका? Product of area of cross-section, जिससे fluid बह रहा है, into velocity हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, सो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। यस। और लिक्विड वेलोसिटी एट एनी सेक्शन ऑफ द पाइप inversely proportional to the area of cross section of the pipe at that section. So V is inversely proportional to area. So this is complete. ये हो गया आपका डन।